हेलो नमस्ते व्यूवर्स, नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज सीएए के ऊपर नया एक सेशन। जैसा कि मैंने सुबह एडिटोरियल में बोला था कि मैं आज सीएए के ऊपर इन डेप्थ में चर्चा करूंगी, तो मैं अपना ये वादा पूरा करते हुए लेकर आई हूँ आपके लिए ये वीडियो। जो मैंने सुबह एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें भी मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने ऐड करने की कोशिश की थी, लेकिन ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम हर चीज़ें बिल्कुल इन डिटेल चर्चा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि और भी आर्टिकल्स होते हैं। तो हम सेपरेट वीडियो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि सीएए के क्या पुराने प्रावधान हैं, क्या नए रूल्स आए हैं, कैसे इसके थ्रू सिटीजनशिप ली जा सकती है, क्या इसके मुद्दे हैं, क्या अपोजिशन पार्टी के पक्ष हैं, क्या जो सत्ता पक्ष है उसका क्या कहना है, ये सारी चीज़ों पे हम इन डिटेल इन डेप्थ चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आज जो ये सेशन होने वाला है, एक बार अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं और सीएए को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कहीं और से फिर और जो नॉलेज है वो जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल बारीकी से सीएए को आज डिस्कस करने वाले हैं इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में। तो आई होप आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएए है क्या। पहली बात तो कल जो है 11 मार्च को ये सारी चीज़ें हुई। 2019 में एक्ट बन गया था, लेकिन कल जो है वो रूल आया और फाइनली लागू हो गया सीएए। देखिए, होम मिनिस्ट्री से जो अमित शाह जी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और बोला कि फिलहाल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के रूप में अब लागू हो गया है। इट मीन्स क्या है, इसमें जो सीएए के थ्रू क्या है, शरणार्थी जो है आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे 3 हमारे पड़ोसी कंट्री से जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं वो यहाँ पर एज ए शरणार्थी आए थे कुछ साल पहले, तो वो उनके साथ में क्या हो रहा है कि उनको नागरिकता यहाँ की मिल नहीं पाई है, इसलिए उनको रोजमर्रा की चीजें हो गई, उनके जो रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब ये रूल ला दिया गया है फाइनली। जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया था उस समय बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, साथ के साथ में कोविड-19 आ गया था मार्च में 2020 में, तो फिर चीज़ें डिले हो गई और अब फाइनली ये आया है। जब ये रूल आया है सिटीजनशिप देने के लिए इन माइनॉरिटीज़ को, तो मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलंत क्यों हो गया है, क्योंकि ये काम हुआ है जस्ट इलेक्शन से पहले। तो कई सारे अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, पॉलिटिक्स करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए इलेक्शन से पहले लाया गया है। बहरहाल ये सारे मुद्दे जो हैं वो तो अपने चलते रहेंगे। सीएए के लिए मोस्टली तो अपोज ही हो रहा है, लेकिन एक जो इंसान है बहुत ज़्यादा खुश है। मैंने देखा कल के वीडियो में यहाँ पे जो सेलिब्रेशन चल रहा है, अब ये व्यक्ति खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं ये आप अंदाजा लगा लीजिएगा। हम तो मान के चलेंगे कि मोदी जी का हैप्पी फेस दिख रहा है, मतलब खुशी की लहर दौड़ी हुई है। और खुशी किसको सबसे ज़्यादा है, तो एक हमारी जो नेशनल भाभी जी हैं सीमा हैदर जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। क्यों? कल आपने वीडियो देखा होगा, उनका पटाखे फोड़ रही हैं, वो मोदी जी को धन्यवाद कह रही हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान से वो भी आई थी जो सचिन के पीछे, तो अब क्या है, रास्ता उनका भी साफ हो गया है। कुछ साल यहाँ पर रहेंगी तो उनको भी शायद मिल जाए नागरिकता एक तरीके से, तो वो इसलिए थैंक यू कह रही हैं। फिलहाल जो सीएए के लिए मुद्दा है वो क्या है कि हम देख लेंगे सीएए क्या है, उसमें क्या प्रोविजंस है और वो डेट क्या है जिसके पहले आने पर ही नागरिकता सीएए के थ्रू मिलेगी। तो सीमा हैदर जी खुश हैं, वो अच्छी बात है। वो 5 साल उनको भी रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको नागरिकता पूरी तरीके से मिल पाएगी। लेकिन हम जो मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सीएए के ऊपर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सीएए है क्या। सीएए जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक। ये सीएए क्या है, जो हमारे 3 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो 3 हमारे पड़ोसी देश हैं वहां से आए हुए 6 अल्पसंख्यक समुदाय, उसमें कौन कौन है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी और ईसाई। ये जो 6 समुदाय हैं जो कि इन 3 देशों में, पाकिस्तान, 3 देश कौन कौन से हैं, वो 3 देश हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो 3 देशों से जो 6 समुदाय के लोग आए हैं उनके लिए इस सीएए में
क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है कि वहां से आए हुए जो लोग हैं जिनको अपने देश में बहुत ज़्यादा ही खराब कंडीशंस का सामना करना पड़ा था, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ भारत में आ चुके हैं तो उनको अब फाइनली CAA 2019 यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी भारत की। तो हम देखने वाले हैं कि क्या है पूरा मुद्दा, कब ये शुरुआत हुई। सबसे पहले हम इस पे देखेंगे कि CAA की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, संसद से पास होने तक का पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है, अभी संसद से जब पास हुआ था ये एक्ट, उसके बाद फाइनली लागू होने तक का टाइम ड्यूरेशन पूरे 51 महीने लग गए। इतनी लंबी जो है, क्या कहना चाहिए, इतना लंबा डिले हो गया, लंबा कठिन परिश्रम करना पड़ा CAA को, तब जाके ये पास हो पाया है। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कि IAS PCS की तैयारी में बच्चे लगे होते हैं, बहुत लंबा चल जाता है इंतजार, तो CAA को पास होने के लिए भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। कब ये सबसे पहले आया था, 9 दिसंबर 2019 को संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था। तो डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 2019 को। ये फिर राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर, यानी कि 9-2 मिलके 11 हो गए। तो 9 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ, उसके बाद ये आ गया राज्यसभा में, 11 दिसंबर को यहाँ से पारित हुआ। एक दिन के बाद 12 दिसंबर को, बिल्कुल वेट नहीं करना चाहती थी गवर्नमेंट, एक दिन के बाद ही राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर ले लिए गए इस एक्ट पर और फाइनली ये एक्ट बन गया। लेकिन एक्ट बनने के बाद राहें इसकी इतनी आसान नहीं रही। क्या हुआ मामला, जब ये पूरा मुद्दा आया तो दिल्ली के शाहीन बाग में 2 महीने तक जो वहाँ की मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। तो ये पूरा मुद्दा आया CAA का, और नॉट इवन दिल्ली, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो इस वजह से चीज़ें डिले हो गई। उसके बाद एक और चीज़ हो गई, 2020 में आ गया कोविड का टाइम। तो कोरोना आने की वजह से ऐसे भी सारी चीज़ें, भाई उस समय तो जान बचाना ही सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता थी, तो 2-3 साल का डिले और हो गया। अब फाइनली जाके जो एक्ट बना था उसको एक रूल के तहत, अभी जो फिलहाल चीज आई है वो एक रूल है, तो ये इस रूल के तहत, रूल 2024 के तहत क्या किया गया है, इसको अब लागू कर दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो एक्ट है वो तो 2019 का ही रहेगा, लेकिन अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है ये एक रूल है, कौन सा, 2024 का। और इस रूल के तहत क्या किया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अब फाइनली लागू कर दिया गया है। तो ये हमने देखा पूरा मुद्दा, CAA क्या था, और उसके बाद में देखा कि 9 को ये लोकसभा में पारित हुआ, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर को राज्यसभा, 12 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए, और फाइनली 11 मार्च 2024 को ये क्या हुआ है, कानून जो है वो, नियम जो है वो लागू हो गया है। और कितना लंबा इंतजार, तो 51 मंथ का लंबा इंतजार करना पड़ा है। अब हम देखते हैं आगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या है। मैंने स्टार्टिंग में ही जब भूमिका बताई तो उसमें ही बता दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अवैध प्रवासी थे, अब उनको जो है बिल्कुल वैधता दे दी गई है नागरिक के रूप में। पहले क्या था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत ये लोग जो थे वो अवैध शरणार्थी के रूप में यहाँ पर आए हुए थे, मतलब उनका आना इलीगल था। वो अपने देश में बहुत ज्यादा शोषित थे और वहां से अपनी जान बचा करके इन भारत में आए थे। भारत में भी मोस्टली नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज में आए थे। तो ये जो पूरा मुद्दा था ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 का था, उसके तहत ये लोग क्या थे, अवैध शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे थे। तो ये जब रह रहे हैं इतने टाइम से, तो वहां पे जिन एरियाज में ये रहते हैं वहां पे जो लोकल लेवल पे लोग हैं उनके साथ इनके टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। क्योंकि जो लोकल एरिया के लोग हैं उनको ये लगता है कि भाई उनके रिसोर्सेज जो क्या है वो शेयर करने पड़ रहे हैं, वो भी इलीगल जो अवैध शरणार्थी हैं उनके साथ में। तो ये पूरा मुद्दा था। फिर अभी फिलहाल इसको अमेंड करके क्या कर दिया गया है, इन शरणार्थियों को एक वैधता प्रदान कर दी गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि CAA क्या है, संशोधन अधिनियम क्या है। अब चल लेते हैं कि पुराने प्रावधान क्या थे CAA में और अब नए प्रावधान क्या है, हम उनको भी देखेंगे। तो CAA के पुराने प्रावधान क्या थे, देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 का है
उसको लागू होने से पहले क्या था, 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या प्रोविजंस थे और क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इन देशों से आए हुए लोगों को अवैध शरणार्थी का दर्जा दिया गया था, उसको हम देख लेते हैं। देखिए 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 6 तरीके से नागरिकता देने की बात की गई थी। कौन कौन सा? पहला तो जन्म से। जन्म से कहने का मतलब है कि यदि माता पिता दादा दादी में से कोई पहले से भारत में रह रहा है तो उनकी जो संतानें हैं वो पैदा होती हैं, नई पीढ़ी जो आती है वो स्वतः ही क्या होती है, भारत की नागरिक होती है। तो ये पहला क्या मुद्दा था, जन्म से नागरिकता के मामले में। उसके बाद दूसरा एक तरीका है जिसके थ्रू नागरिकता मिलती है, वो है पंजीकरण की। पंजीकरण के थ्रू नागरिकता में क्या आता है कि अगर आप क्या हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत में रह रहे थे पहले और अब क्या पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकन देश के नागरिक नहीं थे, मतलब कि एक तो कंडीशन है कि आप पहले भारत में रह रहे थे, दूसरी कंडीशन ये है कि इन कंट्रीज को छोड़कर कहीं रह रहे हैं फिलहाल में। इन 4 कंट्रीज को क्या है, प्रोहिबिट किया गया है, पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश। तो अगर यहाँ के आप नागरिक नहीं थे, इनके अलावा किसी अन्य देश के नागरिक थे, तो आपको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। ये प्रोविजन था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में। समझ में आ गई होगा। दूसरा पॉइंट क्या कि पहले आप कभी भारत में रह रहे हो लेकिन आपका मन बदल गया, आप विदेश चले गए, लेकिन विदेश में भी कहां, पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों को छोड़ करके, क्योंकि ये क्या है, मोस्टली जो है वो मुस्लिम बहुल देश है, ठीक है। तो इन 4 कंट्रीज को छोड़ करके इसके अलावा अगर आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं और फिर वहां से आकर के आपको मन होता है कि मैं वापस से अपने भारत देश की नागरिकता लेना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको पंजीकरण के थ्रू क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगी। ये दूसरा प्रावधान हुआ। तीसरा प्रावधान क्या है, तीसरी चीज है प्रकृतिकरण या फिर क्या, नेचुरलाइजेशन के तहत आपको नागरिकता देने की। इसमें क्या है कि कम से कम 12 साल तक भारत में रहते तो आपको क्या मिल जाता, प्रकृतिकरण के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता मिल जाती। ये जो मैं प्रोविजंस बता रही हूँ ये आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 यानी कि पुराना वाला है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो मैं चीजें बता रही हूँ ये पहले के अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, सो दैट आपको क्लियरिटी हो कि पहले क्या था और अब क्या बदलाव हुए हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन, उसमें बोला गया था कि एटलीस्ट आपको 12 साल मिनिमम तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आपको इसके थ्रू नागरिकता मिलेगी भारत की। चौथा था वंशावली। वंशावली मतलब कि अगर आपके पूर्वज भारत के नागरिक थे, इन फ्यूचर इन पास्ट कभी रहे हो, तो आप वंशावली के आधार पर भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन 1964 में क्या किया गया था, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। पूर्वज कहने का मतलब है कि दादा परदादा से भी पहले कोई लोग अगर भारत में कभी रह रहे हो फिर वो विदेश चले गए हो, तो अगर ऐसा कोई संबंध आपका रहा हो तो आपको वंशावली के आधार पर मिल सकती है भारत की नागरिकता। फिर था मैरिज के आधार पर, 5वां ये पॉइंट था, मैरिज के आधार पर अगर कोई भारतीय नागरिक जो है वो किसी विदेशी महिला से, या कोई महिला है जो विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है, तो क्या होगा कि अगर उनके जो स्पाउस हैं वो अगर चाहे इंडियन सिटीजनशिप लेना, तो उनको इस 5वें पॉइंट के तहत क्या की जाती थी, भारत की नागरिकता दी जाती थी। फिर था क्षेत्रीय अधिग्रहण के माध्यम से। क्षेत्रीय अधिग्रहण करने का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कभी आप रह रहे हो और अब वो क्या हो गया, भारत का हिस्सा हो गया। जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके थ्रू हमने बांग्लादेश के कुछ गांवों को अपने यहाँ लिया है और अपने कुछ बंगाल का हिस्सा हमने बांग्लादेश को दिया है, तो ये वाला प्रोविजन वहां पर लागू होता है कि क्षेत्रीय अधिग्रहण हुआ। अगर सपोज कि भारत ने बांग्लादेश के कुछ गांवों को क्या किया, अपने क्षेत्र में मिलाया, तो वो गांव के जो लोग जो मिले हैं बांग्लादेश के, वो स्वतः रूप से क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे या उनको नागरिकता दे दी जाएगी अगर क्षेत्रीय अधिग्रहण होता है। तो ये 6 पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था इसमें ये सारे प्रावधान थे। अब देखिए जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें कुछ क्या है, एडिशनल पॉइंट ऐड किए गए हैं। तो क्या है नए प्रावधान, नए प्रावधान में सबसे पहले तो उसकी परिभाषा में ही ये बोल दिया गया है 3 कंट्रीज और 6 समुदाय, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, तो मैं उसको बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। डेट टाइमलाइन जो मैंने बताई थी वो क्या है, 31 दिसंबर 2014। अब 31 दिसंबर 2014 क्यों, क्योंकि जब ये एक्ट आया था तो कब आया था, 2019 में, और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पुराना था उसमें ये था
कि 11 साल पहले था कि 11 साल तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगी नागरिकता। लेकिन जब उसको चेंज किया गया तो उस 11 साल के टाइम ड्यूरेशन को कम करके कर दिया गया 5 साल। मतलब अगर आप 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये टाइम लिमिट क्यों रखी गई थी 31 दिसंबर 2014 की नए वाले सिटीजनशिप एक्ट में? क्योंकि नया वाला सीएए कब आया? 2019 में। और जो व्यक्ति 2014 से पहले आ गया और 2019, अब ये 5 साल का ड्यूरेशन क्या है, कंप्लीट हो गया है। 14 से लेकर के 19 तक 5 साल तक वो इंसान रह रहा है भारत में, तो ऐसे लोगों को दे दी जाएगी अब नागरिकता। इसलिए ये वाली डेट रखी गई थी 31 दिसंबर 2014 को। तो अगर आपको कोई पूछे कि यही डेट क्यों रखी गई है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि भाई 2014 से 2019 तक 5 साल तक तो वो रह ही रहे थे भारत में, और ये पहले से ही एक्ट में मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक रह रहा है भारत में, इट मींस क्या है, उसको नागरिकता दी जा सकती है। तो ये था पूरा मुद्दा। उसके बाद सीए में अन्य क्या प्रावधान किए गए कि इन शरणार्थियों को भारत में रहने के लिए देखिए 5 साल की अवधि पूरी करने की आवश्यकता अब नहीं होगी। ठीक है, साथ के साथ में क्या है, सीए 2019 के कुछ विवादास्पद पहलू भी रहे। विवादास्पद पहलू क्या रहे कि इसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो मुद्दा ये है, जैसे असम वाला, मैं अभी नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में जब इसको चर्चा करूंगी तो बताऊंगी कि असम में बांग्लादेश से हिंदू माइनॉरिटीज भी आए हुए हैं एज अ शरणार्थी, अवैध शरणार्थी, और मुस्लिम माइनॉरिटीज भी आए हुए हैं। तो यहीं पर सारा मुद्दा उठता है कि आपने जो 6 समुदाय बोले हैं उसमें मुस्लिम तो कहीं पर है ही नहीं मेंशन, तो आपने क्या किया है, धर्म के आधार पर भेदभाव किया है। तो ये कुछ विवादास्पद भी मुद्दे हैं, कुछ विवादास्पद प्रावधान भी हैं, इसलिए सीएए 2019 का इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। पूर्वोत्तर के नागरिक क्या कह रहे हैं, जबकि पूर्वोत्तर का एरिया मोस्टली ट्राइबल एरिया और पहाड़ी एरिया है, वहां का प्रशासन अलग तरीके से चलता है। हमारे संविधान में अनुसूची 5 और 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उनके प्रशासन के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। तो पूर्वोत्तर का मामला कहाँ जब आता है तो सीएए का विरोध वहां पर भी होता है। इसलिए होता है क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको ऐसा लगता है, जो वहां के निवासी हैं उनको ऐसा लगता है कि जब ये बाहरी लोग आ जाएंगे तो हमारे लिए ही रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, हमारी संस्कृति हम पर क्या होगा, आक्रमण होगा, एक तरीके से क्या है, चीजें शेयर करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या है कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अमेंडमेंट एक्ट जो है वो तो 2019 वाला ही रहेगा, लेकिन जो अभी जो प्रावधान लागू हुए हैं वो रूल के रूप में लागू हुए हैं। और रूल कौन सा है, 2024। तो मैं अभी बताऊंगी कि क्या पात्रता है जिसको फुलफिल करके क्या ऐसी योग्यताएं हैं जो होने पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत की नागरिकता मिल सकती है। सीएए 2019 के तहत आपको नागरिकता मिल सकती है, ये जो शरणार्थी, अवैध शरणार्थी हैं उनको। तो पात्रता क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हों, ये 6 समुदायों से आप बिलोंग करने चाहिए, हिंदू होना, सिख होना, बौद्ध होना, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदायों में से कोई एक होना चाहिए। साथ के साथ क्या है, 5 साल वाली वही टाइम लिमिट आपको पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। टाइम लिमिट क्या है, डेट मेंशन यही है कि 21 दिसंबर 2014 से पहले आए हों। साथ के साथ आपको ये दस्तावेज भी दिखाना होगा, साबित करना होगा कि हाँ आप इन 3 कंट्रीज से ही आए हुए हैं। तो ये पूरा प्रोविजन है, आपको बताया मैंने। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है कि नए नियम जो है उसमें आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से जो अवैध शरणार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं और सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो क्या है प्रक्रिया, आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, दोनों माध्यम से। कोई लोग पढ़े लिखे हैं तो वो ऑनलाइन प्रीफर करेंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज देने पड़ेंगे। दस्तावेज इन द सेंस कि क्या, जिस देश में जिस चीज 3 देश का मेंशन है वहां की नागरिक आप रहे हैं उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका आधार कार्ड या फिर जो वोटर आईडी कार्ड है या कोई भी शिक्षा वगैरह ली हो तो उससे संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज हो, तो ऐसे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इन्हीं 3 कंट्रीज से आए हुए माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि आवेदन की जांच कौन करेगा, तो आवेदन की जांच करेंगे गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा, देखिए पहले भी जो प्रोविजंस थे ना, पहले भी जब किसी को नागरिकता देनी होती थी ऐसे बाहर से आए हुए, तो जो विदेशी एक फॉरेन एक्ट होता था 1920 का आई थिंक, तो उसके थ्रू क्या
किया जाता था 1949 या 20 समथिंग, आप एक बार चेक करिएगा, तो उसके थ्रू क्या किया जाता था, उसमें जो प्रोसेस होता था उसको फॉलो करके पूरा चेक करके दस्तावेज तब जाके नागरिकता दे दी जाती थी। ठीक है, तो अभी वही काम करेगी गृह मंत्रालय, और इन दस्तावेजों का जो ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन आएंगे उनको क्या करेगी, चेक करेगी, ये इंश्योर करेगी कि हाँ जो माइनॉरिटीज आए हैं, शरणार्थी आए हैं, वो इन्हीं 3 कंट्रीज से आए हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अगला पॉइंट क्या है कि आवेदक को फिर क्या, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार का इंग्लिश क्या होती है भाई? इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू सेशन होगा उन लोगों का, उनसे ये चीजें पूछी जाएंगी कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उनका इंटेरोगेशन होगा, और जब सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ सामने वाला जो इंसान है वो सच बोल रहा है, जब पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगी गृह मंत्रालय, तो ऐसे लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्राविधान है, किन लोगों को देना है और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट यह है कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया। अगर जन्म प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, धार्मिक उत्पीड़न का कोई प्रमाण हो आपके पास में, साथ के साथ पासपोर्ट या अन्य कोई भी जो वैध पहचान पत्र है, वैलिड अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, तो फिर आप उस दस्तावेज को रख करके गृह मंत्रालय से नागरिकता मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आई चीजें। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है कि ये पूरा विवाद क्यों हो रहा है, क्यों ये सीएए इतना चर्चा में आ गया है। भाई चीज तो सही हो रही है, जो लोग आए हुए हैं इतनी बुरी स्थिति से, कठिन चीजें परिश्रम करके आए हैं, जैसे भी वो आए हो, बहुत दिक्कत हुई होगी, इतना आसान नहीं होता है अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे देश चले जाना। आप खुद ही कल्पना करिए कि अगर आपको कोई किसी जगह पे आप बहुत सालों से रह रहे हैं और अचानक से आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, तो आपको कितना कष्ट होता है उस जगह को छोड़ने में। तो लोग आए हैं इतना कष्ट सह के, और यहाँ पर भारत में उनको नागरिकता दे दी जा रही है ताकि उनके कुछ बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके। कई ऐसे लोग हैं अभी भी इंडिया में जो शरणार्थी के रूप में आए हैं और उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है, उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं है, उनको नागरिकता नहीं मिली है, इस वजह से उनको हमारे यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है, बीपीएल कार्ड वगैरह होता है तब जाके तो आपको क्या है, सस्ती दरों पे पीडीएस के थ्रू राशन मिलता है। तो जब दस्तावेज ही नहीं है तो ऐसे लोग अभी रह तो रहे हैं यहाँ पे तंबू गाड़ के, जैसे भी रह रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या है, उनको बेसिक नीड्स तो उनकी पूरी हो नहीं रही है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नागरिकता देके ऐसे लोगों को वैध मान्यता दे दी जाएगी, सम्मान से लोग रह पाएंगे। तो एक्ट तो अच्छा है, लेकिन इसका विरोध क्यों इतना हो रहा है? तो विरोध के कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? भेदभाव। भेदभाव कैसे हो रहा है कि जिन 3 कंट्रीज को मेंशन किया है, ओनली पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जबकि भारत के अन्य पड़ोसी जैसे कि श्रीलंका वगैरह, वहां पे भी बहुत सारे, बहुत नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, वैसे वहाँ पर भी साथ के साथ में अन्य भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भारत से गए हुए या हिंदू लोग रहते हैं, या इन 6 समुदाय में से लोग रहते हैं जिनकी स्थिति बहुत सही नहीं है। तो आपने सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ को ही क्यों शामिल किया है, इन 3 मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ को ही क्यों शामिल किया है? सरकार के खिलाफ ये एक पॉइंट उठ रहा है और इसके आधार पर क्या है, पूरा विवाद चल रहा है। अब देखिए, इसमें राजनीति बहुत होगी, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखेगा, विपक्ष चाहेगा कि भाई इलेक्शन का टाइम है तो कहीं ना कहीं से कुछ 2-4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएं, तो इसलिए वो इतने इस सेंसिटिव मुद्दे को अलग अलग एंगल दे करके क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। लेकिन हम जो वैलिड पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आपसे पूछा जाए कि भेदभाव के आधार क्या है, तो एक तो ये धार्मिक मुद्दा आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये आ जाएगी कि भारत को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष देश, संविधान में ये चीज मेंशन है, और आप कहीं ना कहीं केवल हिंदू माइनॉरिटीज को या केवल 6 समुदायों को ये नागरिकता का प्रावधान करके मुस्लिमों के समानता के अधिकार का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। तो ये भेदभाव वाला एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, वही धार्मिक आधार सेम है कि क्या है, केवल जो मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सभी को क्या है, दे दिया गया है कि आप अपनी यहाँ पर नागरिकता ले सकते हैं। मुस्लिमों ने ऐसा क्या अपराध किया है जिसकी वजह से इनको नहीं मिल रहा है? तो ये पूरा मुद्दा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो उनके वक्ता है, अभिवक्ता है, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, धार्मिक आधार पर भेदभाव है। अपोजिशन भी सेम कहेगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, वोट पाना है। तो
अगला क्या है, जब इस सीएए के लेकर के पूरा विवाद उठता है तो सीएए के साथ में एक एनआरसी का कॉन्सेप्ट है, उसकी भी बड़ी चर्चा होती है। हालांकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन क्या है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या कई लोग ऐसे हैं कि धर्म के आधार पर क्या करना चाहते हैं, ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, या सरकार के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं। तो जब बात सीएए की आती है तो लोग कहते हैं कि सीएए की वजह से उनकी नागरिकता चली जाएगी, या एनआरसी की वजह से नागरिकता चली जाएगी, मुस्लिमों के ऊपर ये बहुत शोषण हो रहा है, एक तो सीएए ला दिया, अभी एनआरसी के ऊपर भी कुछ ना कुछ करेंगे ही, क्योंकि जब सीएए आया था उसी समय एनआरसी का भी मुद्दा चल रहा था, लेकिन सीएए तो फाइनली लागू हो गया, लेकिन अभी एनआरसी वाला मुद्दा फिर अभी भी अटका हुआ है। तो एनआरसी क्या है, एनआरसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो ये नाम में ही इसके है रजिस्टर। अब यहाँ पर रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होगा सिटीजन्स का, और यहाँ पर क्या है, नागरिकता देने की बात है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा। सीएए या एनआरसी किसी के भी थ्रू नागरिकता नहीं जा रही है किसी भी व्यक्ति की, इसमें क्या है, नागरिकता देने का प्रावधान है, छीनने का प्रावधान नहीं है। तो सीएए के थ्रू नागरिकता मिलेगी ऐसे शरणार्थियों को जो आए हैं किसी उम्मीद में भारत में, और उनको क्या है, अभी कठिन स्थितियों का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, सीएए के थ्रू उनको नागरिकता मिलेगी तो सम्मान के साथ वो भारत में रह पाएंगे। एनआरसी में क्या होगा कि जो भी नागरिक है भारत के फिलहाल में, या इस एक्ट के थ्रू जो भी बन जाएंगे, एनआरसी में एक रजिस्टर बिल्ड की जाएगी, उसमें आपके इंपॉर्टेंट दस्तावेज होंगे कि हाँ आप भारत के नागरिक है। ये सिर्फ एक रजिस्टर है, इसमें ना तो किसी को जोड़ा जा रहा है ना ही किसी को निकाला जा रहा है, सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करके यहाँ पर आपको एक रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जा रहा है। तो दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, जब भी सीए का मुद्दा उठता है तो एनआरसी का भी मुद्दा उठ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया कि डिफरेंस पता होना चाहिए, इससे किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, सीएए के थ्रू नागरिकता मिलेगी, और एनआरसी के थ्रू क्या होगा, जो नागरिक ऑलरेडी हैं उनको दस्तावेजीकरण करके रजिस्टर किया जाएगा। तो ये है पूरा मुद्दा। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। जब भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सीएए जब आया है तभी से दो कम्युनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा विरोध कर रही है। कौन कौन सी? एक तो मुस्लिम कम्युनिटी का अलग पक्ष है, और दूसरा जो कम्युनिटी विरोध कर रही है वो है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग हैं, वो भी इस सीएए का बहुत ज्यादा ही विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण क्या है? इनर लाइन परमिट। तो जब सीएए का चर्चा होगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट की बात होगी, और नॉर्थ ईस्ट की बात होगी तो इनर लाइन परमिट की बात होगी। फिर आपको लगेगा कि ये क्या नहीं बोला है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि इनर लाइन परमिट क्या है। पूर्वोत्तर भारत में जब औपनिवेशिक काल था तो 1873 में एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन आया था। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का आया था। इसके थ्रू ये प्रोविजंस किए गए थे, अंग्रेजों ने ये प्रोविजन किया था कि जो पहाड़ी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, वहां विदाउट परमिशन कोई अन्य राज्य से व्यक्ति नहीं जा सकता। उसको अगर वहां पर जाना है तो पहले ये इनर लाइन परमिट वाला जो दस्तावेज है ये लेना पड़ेगा। अगर किसी के पास ये दस्तावेज है तभी तो उसको इन पहाड़ी क्षेत्रों में एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आपको वहां पर नहीं रहने दिया जाएगा और आपको वहां पे क्या है, जमीन वगैरह खरीदने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट क्या है? एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिए दिया जाता है, और किस क्षेत्र में? तो संरक्षित क्षेत्र में या फिर आरक्षित क्षेत्र में आंतरिक यात्रा करने की, यानी कि वहां पर एंट्री लेने की। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला मुद्दा सीएए को लेकर अपोज किस लिए करता है कि इसीलिए करता है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में सबसे ज्यादा पहाड़ी या फिर क्या है, ट्राइबल्स रहते हैं ना। तो ट्राइबल्स की एक विशेष संस्कृति होती है। जनजाति की परिभाषा यही है कि उनकी एक विशेष संस्कृति, उनका एक विशेष धर्म, उनकी एक अलग भाषा होती है। तो ये पूरा विवाद जब सीएए का आता है तो क्यों ये विवाद उठता है, उसका बॉयकॉट क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको ऐसा लगता है कि ये बाहरी लोग जब आ जाएंगे तो उनकी संस्कृति कहीं ना कहीं क्या होगी, टकराव होगा उसके बीच में, और उनके लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। उनकी संस्कृति के लिए खतरा है, धर्म के लिए खतरा है, भाषा के लिए खतरा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में इसका अपोज होता है। नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे ज्यादा असम में इसका अपोज हो रहा है। क्यों? क्योंकि असम में ही सबसे ज्यादा बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं,
और उसमें भी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू माइनॉरिटीज़ आए हैं, वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ भी आए हैं। तो असम में दो तरीके से विवाद चल रहा है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ किसी को भी नागरिकता मत दो, ना तो हिंदू माइनॉरिटी को दो, ना तो मुस्लिम माइनॉरिटी को दो, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो हमें संसाधनों की कमी हो जाएगी। जो वहाँ पर आए हुए शरणार्थी हैं उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि केवल हिंदू शरणार्थियों को ही क्यों ये दिया जा रहा है नागरिकता, हम मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये पूरा विवाद है और ये इनर लाइन परमिट से रिलेटेड है। अब ये इनर लाइन परमिट किन राज्यों को मिला है, तो 4 पूर्वोत्तर राज्यों को ये मिला है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसके साथ साथ असम के भी कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CAA क्या है, नागरिकता रजिस्टर जो है NRC क्या है, और इनर लाइन परमिट क्या है, मुद्दा क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। अब देख लेते हैं कि चूंकि चुनाव का मुद्दा चल रहा है तो राजनीति तो करना बनता ही है। अभी ये लोग कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं बेचारे, इंडियन अलायंस बनाते हैं, कभी बनता है कभी टूटता है, और ये व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं, इनको तो बीजेपी का चाणक्य कहा ही जाता है, सबको पता है। तो इनके आगे कुछ चल तो रही नहीं है इन पार्टीज की, लेकिन फिर भी अपने तरफ से कोशिश करना तो हर कोई चाहता है ना कि अब मुद्दा अच्छा है तो चुनाव का टाइम है, भुना ले कहीं ना कहीं से ताकि कुछ वोट का फायदा हो जाए। तो सारा राजनीतिक मुद्दा क्या चल रहा है, जो पक्ष है और विपक्ष है ये दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। जो है मुद्दा क्या है कि राजनीतिक एंगल इसलिए इसको दिया जा रहा है कि विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाई ये जो पूरा एक्ट है वो मुस्लिम विरोधी एजेंडा है, और बीजेपी क्या करती है, हमेशा सनातन को ही प्रमोट करती है, और इनके इस एक्ट में भी साफ साफ दिख रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि आपने केवल और केवल जिन 6 समुदायों को शामिल किया है उसमें कहीं पर भी मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है। तो ये पूरा टॉपिक इनको अच्छा मिल गया है विरोध करने का। अब सरकार का क्या कहना है, सरकार का कहना है कि भाई CAA धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए अल्पसंख्यकों के लिए है, और वो अल्पसंख्यक जिन कंट्रीज से आ रहे हैं वहाँ पे वो माइनॉरिटी हैं। जो 3 कंट्रीज है वहाँ पे मुस्लिम बहुलता में है, तो उनको कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत क्या है, इन माइनॉरिटीज को, इन अल्पसंख्यकों को, इसलिए हमको देना पड़ रहा है उनको नागरिकता, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत पहले से ही खराब है। तो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका CAA से कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि हम भेदभाव कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम में। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो लोगों को जिन 3 कंट्रीज की बात की गई है वहाँ पर ये अल्पसंख्यक आते हैं, इनके साथ बहुत ही खराब चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से हमको उनको नागरिकता देनी पड़ रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने उसके पॉलिटिकल एंगल्स भी देख लिए और क्या प्रावधान है ये सब भी देख लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं फायदे और नुकसान क्या होंगे CAA के, क्योंकि जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, एक तो फायदा पूछेगा, एक नुकसान पूछेगा और फिर वे फॉरवर्ड पूछेगा। आपसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये उम्मीद की जाएगी कि आप अगर होते वहाँ के DM होते तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे हैंडल करते। तो ये माइंड भी बनाते चलिए, फील करा करिए कि आप भी हैं कुछ, आप भी DM बन चुके हैं, ऐसा फील करा करिए, और आप ये सोचा करिए कि भाई ये जो एंगल आया, ये जो मुद्दा आया, इसको मैं कैसे डील करूंगा या करूंगी, है ना। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फायदा क्या है भाई इसका, तो अपोजिशन पार्टी जिस चीज को हथियार बना के अपोज कर रही है CAA का, रूलिंग पार्टी ने उसी को बना दिया है अपना क्या अस्त्र बना दिया है। देखिए ये चाणक्य की खूबी है हमारे, ठीक है। तो फायदा क्या बताया गया है कि भाई ये लोग धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यक हैं, जो शरणार्थी हैं, इनकी इतनी बुरी कंडीशन है, अब इनको क्या कर दिया जाएगा, अगर वैध दर्जा दे दिया जाएगा तो ये भी शान से रहेंगे, इनकी भी लाइफ स्टैंडर्ड सुधरेगी, अच्छे से जीवन यापन करेंगे। दूसरा चीज क्या है कि सरकार का कहना है कि भाई शरणार्थियों की मदद करने के लिए ये बनाया गया है, कोई भी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार ना हो, ये सरकार का एजेंडा है। तो इसको भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल दे दिया कि भाई धर्म के आधार पर कोई भी दबा कुचला ना रह जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए हम ये पूरा लेकर के आए हैं। साथ के साथ एक बड़ा ही सॉलिड पॉइंट दिया है अब सरकार ने या पक्ष ने। फायदा क्या है इसका, ये बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से CAA बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहेंगे कि भाई दूसरे देश से आए हुए इतने सारे लोगों को
आप नागरिकता दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि सुरक्षा का मामला ऐसे आएगा कि अभी क्या है, इन जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक अवैध शरणार्थी हैं, इनके पास में वैध तो कुछ दस्तावेज है नहीं, तो ये क्या है, आराम से अभी रह रहे हैं, अपने आप को कह देते हैं कि हाँ हम यहाँ से भाग के आए हुए शरणार्थी हैं। अब जब तक कानून नहीं होगा तब तक इनसे डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें भी नहीं होती हैं, तो इसमें क्या होता है, कई घुसपैठिए आ जाते हैं, कई आतंकवादी आ जाते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब अगर सीएए के थ्रू क्या किया जा रहा है, प्रोविजंस कर दिया गया, मतलब अब जिस व्यक्ति को नागरिकता चाहिए, ऐसे लोगों को, अवैध शरणार्थियों को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जब दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा तो उसमें पता चल जाएगा ना कि कौन वाकई में उत्पीड़ित है, सही से आया है कि नहीं उस जगह से, या कोई ऐसे ही घुस आया है। तो एक मुद्दा तो ये हो जाएगा। तो सुरक्षा के एंगल को देखा जाए तो सीएए का बहुत फायदा है, ये कहना है जो सत्ता पक्ष है उसका, जो हमारी सरकार है उसका। ठीक है, साथ के साथ सरकार का यह भी कहना है कि ये कानून क्या करेगा, भारत में कुशल श्रमिकों और उद्यमियों को आकर्षित करेगा। भाई अभी जो वर्तमान में इतने सारे लोग हैं, ये नेगेटिव पॉइंट में भी आ जाएगा कि जो वर्तमान में इतने लोग हैं वो तो इतने बेरोजगारी के शिकार हैं, उनको तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं उतने, उनको तो कुशलता, कोशिश बहुत कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अभी कहाँ सबको नहीं मिल पाई है। लेकिन क्या है, इसमें भी एक फैक्टर इन्होंने जोड़ दिया कि भाई ये हमारी अर्थव्यवस्था को बेनिफिट करेगा, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा कुशल श्रमिक मिलेंगे हमको, तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छी होगी, मजबूत होगी। तो सुरक्षा का एंगल भी जोड़ दिया और क्या है, अर्थव्यवस्था वाला एंगल भी जोड़ दिया। तो देखिए इसको कहते हैं माइंड। अब देख लेते हैं नुकसान, जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है, किन आधारों पर इसकी विरोध कर रहा है और इस सीएए के नुकसान क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि भेदभाव की भावना से ये आया है, तो क्या होगा, ये रेडिकलाइजेशन करेगा, पोलराइजेशन करेगा रिलीजन का, हिंदू बट जाएगा, मुसलमान बढ़ जाएगा। चीज़ें बहुत अभी भी बहुत मन में आ तो गई है ये सारी चीज़ें, लेकिन थोड़े लेवल पे हैं। अब इस तरीके के जो काम होंगे तो इससे थोड़ी चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, भाई कड़वाहट भर सकती है हिंदू मुस्लिमों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहना है अपोजिशन का, और ये इस सीएए के नुकसान बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कहना पार्टी, सत्ता पार्टी का, और क्या है कहना विपक्ष की पार्टी का। मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पर बताई कि ये संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है कि हमारे लिए सभी धर्म समान हैं और राज्य किसी भी धर्म विशेष को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। ये धर्मनिरपेक्षता इस सीएए के थ्रू कहीं ना कहीं ब्रीच हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार नहीं दिया गया है, कुछ 6 जो विशेष समुदाय हैं उन्हीं के लिए बात की गई है। तो ये सीएए के नुकसान की बात की गई है, इसीलिए सीएए को रिजेक्ट करने की बात चल रही है। तो ये था पूरा मुद्दा। पूर्वोत्तर के बारे में मैंने बता ही दिया कि पूर्वोत्तर में क्या प्रभाव होगा भाई, कि स्थानीय लोगों का डर जब होगा, मणिपुर की हिंसा देखी होगी, जब वहाँ पे लोग रह रहे हैं पहले से, मैतेई और कुकी, उनके बीच में ही अपने जो कॉन्फ्लिक्ट इतने चल रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि 2 भाई आपस में लड़ रहे थे। चलिए इन सब के बाद अब एक और एंगल, वही मैंने पूर्वोत्तर वाला जो बताया कि पूर्वोत्तर भारत का क्या कंसर्न है, कि जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में डर की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए पहले से ही, जैसे मणिपुर का एग्जांपल ले लीजिए, ऑलरेडी मणिपुर में मैतेई और कुकी इन्हीं सब चीजों की वजह से तो लड़ाई कर रहे हैं। अब 2 भाई पहले से ही लड़ रहे थे, अब तीसरा पड़ोसी कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से आ गया है। अब ये 3 लोगों के बीच में जब पूरा मामला होगा, लड़ाई होगी, तो वो किस लेवल पे जाएगी ये कल्पना करना भी क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो पूर्वोत्तर का ये कंसर्न है, स्थानीय लोगों का डर, वहां पर क्या होगा, क्षेत्रीय लोग जो हैं उनके संस्कृति और पहचान को खतरा, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये पूरा था सीएए के लेकर के, क्या उसके प्रावधान, क्या उसमें फायदे, क्या उसके नुकसान, सारी चीजें। दूसरा पॉइंट मैंने ये एनआरसी वाला आपको डिस्कस कर दिया गया कि एनआरसी के साथ संबंध क्या है, सीएए को एनआरसी के साथ जोड़कर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में रहने वाले सभी जो नागरिक हैं उनके लिए ये पूरा रजिस्टर रहेगा, तो इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है कि जो पहले से नागरिक हैं वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे, जो अब नई नागरिकता मिलेगी जिन लोगों को, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब इंडिया की पॉपुलेशन और बड़े लेवल पे हो जाएगी, फिर और रिसोर्सेज की कमी, और बहुत सारे मुद्दे आएंगे, और अब इससे रिलेटेड 2-4 और अलग अलग एंगल्स के थ्रू आपको देखिएगा समय समय पर चीजें मिलेंगी, नए नए डायमेंशंस मिलेंगे। तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ
समझ में आया होगा। लेक्चर भले लंबा हो गया हो, लेकिन जितने डिटेल में हमने यहाँ पर चर्चा कर दी है शायद ही आपको कहीं से ये चीज़ें मिलें। और मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपने ये पूरा वीडियो फॉलो कर लिया है अच्छे से, तो फिर आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर कर दिया तो आपको अपना टाइम कहीं और देने की ज़रूरत नहीं है। इतने सही तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अंत में यही एक रिक्वेस्ट है कि इतने सारे हम एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके लिए, और सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमारा चैनल। तो आपसे ये उम्मीद है, ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल देखिए, फॉलो करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी ये पहल, हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लग रही है तो नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।